नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाइमा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। हमने पिछली कक्षा में अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातों पर चर्चा की थी। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों पर यहाँ बात करेंगे कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। वुड्रो विल्सन के शब्दों में कहें तो अमेरिका के संविधान निर्माता राष्ट्रपति को वैधानिक कार्यपालिका तथा राष्ट्र के नेता के रूप में देखना चाहते थे, दलीय नेता के रूप में नहीं देखना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे प्रभावों ने जो शासन पद्धति में निहित है उसे तीनों ही बना दिया। उसे दल का नेता भी बना दिया, उसे कार्यपालिका का प्रधान भी बना दिया और उसके देश का शासक भी बना दिया। तो राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि के क्या कारण हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करें कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं, लेकिन उसकी शक्तियों में वृद्धि के लिए कुछ परिस्थितियां, कुछ कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें है संकटकालीन व्यवस्था कि अमेरिका को गृह युद्ध, प्रथम तथा दूसरे विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी, कोरिया संकट, क्यूबा संकट, वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध तथा इराक युद्ध के संकट से गुजरना पड़ा। और इन संकटों पर विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न राष्ट्रपतियों ने बहुत अधिक शक्तियों का प्रयोग किया और कांग्रेस ने भी उसका विरोध नहीं किया। तो एक कारण तो संकटकालीन व्यवस्था की वजह से राष्ट्रपति की शक्ति में वृद्धि हुई। दूसरा, दलीय प्रथा का उदय कि अमेरिका में दलीय प्रथा की उदय ने राष्ट्रपति तथा कांग्रेस में सहयोग उत्पन्न कर दिया। अब राष्ट्रपति का दल उसकी नीतियों का समर्थन करता है, जिससे उसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत हुई है। तीसरा है परंपराएं कि राष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत परंपराएं यानी कि परिपाटियां भी हैं। जैसे कि संविधान कहता है कि राष्ट्रपति जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है उसके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है, किंतु सीनेटोरियल कर्सी की प्रथा के कारण सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को स्वीकार कर देती है। चौथा है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन कि अब राष्ट्रपति का चुनाव व्यवहार में प्रत्यक्ष हो गया है। राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा अब बढ़ गई है। राष्ट्रपति जनता से सीधा अपील करके जनमत को तैयार करता है। अब कांग्रेस राष्ट्रपति के पक्ष में शक्तिशाली जनमत देखती है तो वह उसकी बात को मना नहीं कर सकती। अभी आप चुनाव में देख रहे हो कि जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव कर रही है, सबका इंटरेस्ट है उसमें। पांचवा है न्यायिक निर्णय कि संविधान की व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का है और इन व्याख्याओं के आधार पर ही नीति शक्तियों का सिद्धांत विकसित हुआ। इससे संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई। संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि से राष्ट्रपति की शक्तियां भी बढ़ी हैं। जैसे मुनरो ने लिखा है कि न्यायिक निर्णय ने राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार करते हुए उसे अनेक निजी शक्तियां प्रदान की है। जैसे मायर्स मुकदमे में राष्ट्रपति की उन पदाधिकारियों को पद से हटाने की शक्ति की पुष्टि की जिन्हें वह नियुक्त करता है। छठा कारण है कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस ने कानूनों द्वारा ही भी राष्ट्रपति के कांग्रेस के अधिनियम होते हैं, कांग्रेस के जो बनाए कानूनों के द्वारा भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। कांग्रेस ने 1933, 1941, 1953 में अनेक अधिनियम पारित कर राष्ट्रपति को बहुत सी शक्तियां दी। इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के द्वारा भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हुई है। तो ये तो राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण है। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्ति हैं। कार्यपालिका संबंधी, विधि निर्माण संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, विदेशिक संबंधों के संचालन से संबंधित शक्ति, दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति, संकटकालीन शक्तियाँ और राष्ट्रीय नेता के रूप में राष्ट्रपति। इन बिंदुओं के आधार पर हम इसकी शक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। जैसे पहला इस कार्यपालिका की शक्तियों में उसका है कानून को उनों का क्रियान्वित करना। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि कांग्रेस द्वारा निर्मित राष्ट्र के कानून पूरी तरह लागू हों। कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य वह अटॉर्नी जनरल के द्वारा करवाता है। वह कानूनों के क्रियान्वयन के लिए विभागीय आदेश निर्देश भी जारी करता है। दूसरा, प्रशासन का संचालन, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने एवं संपूर्ण प्रशासन के संचालन करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है। संविधान में कहा गया है कि
अधिशासनिक शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में होगी। संघीय सरकार के समस्त प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति ही संचालित करता है। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन या सहमति की मांग कर सकता है। नेक्स्ट है नियुक्तियों से संबंधित शक्तियां। कार्यपालिका शक्ति में नियुक्तियों से संबंधित शक्तियां कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि कांग्रेस के निश्चयों व कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए वह आवश्यक नियुक्तियां करे। मोटे रूप से राजकीय नियुक्तियां दो प्रकार की होती है, एक उच्च स्तरीय नियुक्ति और दूसरी निम्न स्तरीय नियुक्ति। उच्च स्तरीय नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति द्वारा और निम्न स्तरीय नियुक्तियां सरकार के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा की जाती हैं। उस उच्च स्तरीय नियुक्तियों में राष्ट्रपति कैबिनेट के सदस्य, राजदूत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति करता है। सिद्धांत राष्ट्रपति को सीनेट से परामर्श एवं पूर्व स्वीकृति से नियुक्ति करनी चाहिए थी, लेकिन व्यवहार में वह नियुक्तियां पहले कर देता है, बाद में सीनेट उसकी पुष्टि करती है। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट का अनुसमर्थन मिल ही जाता है, किंतु ऐसे भी देखने को मिले हैं जब सीनेट ने राष्ट्रपति की जो नामजद नियुक्तियां थी उनको रद्द भी किया है। जैसे 1925 में सीनेट ने अटॉर्नी जनरल के पद पर राष्ट्रपति कुलिज द्वारा CB वारेन की नामजदगी को रद्द किया था। उसी प्रकार 1943 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा एडवर्ड J. फ्लाइम के ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी राजदूत पद के मनोनयन को सीनेट ने समर्थन नहीं दिया था। वैसे ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति सीनेट के जो सीनेटोरियल कर्टसी है उसके नियम का पालन करता है। इसका मतलब यह है कि किसी राज्य के संघीय अधिकारियों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उस राज्य के सीनेटरों से मंत्रणा कर लेता है। इसे ही सीनेटोरियल कर्टसी या सीनेट के प्रति शिष्टाचार कहा जाता है। जब सीनेट का अधिवेशन नहीं होता है उस समय राष्ट्रपति को अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर नियुक्ति करे। यदि सीनेट उन नियुक्तियों को स्वीकार कर लेती है तो ये अंतरिम न रहकर स्थायी हो जाते हैं, और यदि वह उन्हें बिना स्वीकार किए अपनी बैठक समाप्त कर देती तो ये नियुक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं। इसके अलावा सेवा से पृथक करने की शक्तियां हैं कि नियुक्तियां करने में तो राष्ट्रपति को सीनेट की सहमति की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सार्वजनिक अधिकारियों को पद से हटाने के संबंध में संविधान ने उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी मेयर्स नामक विवाद में यह फैसला दिया कि राष्ट्रपति को पदच्युति संबंधी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है कैबिनेट का नेतृत्व। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। वह मंत्रिमंडल का स्वामी है। वह किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर सकता है तथा किसी भी समय उसे हटा सकता है। सेना प्रमुख के रूप में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध व शांति दोनों ही समय के लिए सेना का अध्यक्ष है। सेना अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति जब भी आवश्यक समझे इस प्रकार की सेनाओं को कार्य करने का आदेश दे सकता है। वह उच्च सैनिक, नौसैनिक व वायु सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। तो ये तो उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। अब हम बात करेंगे विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ। विधि निर्माण संबंधी शक्तियों में पहला आएगा राष्ट्रपति के संदेश। की संविधान में कहा गया है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की दशा के बारे में जानकारी देंगे और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेंगे जिन्हें वह आवश्यक समझे। राष्ट्रपति इन संदेशों में आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए कांग्रेस से अनुरोध कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए इन संदेशों का कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और कांग्रेस इन सुझावों के आधार पर व्यवस्थापन का कार्य करती है। अनुमान लगाया गया है कि कांग्रेस के सामने जितने भी विधेयक आते हैं उनमें 3/4 विधेयक वे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चाहता है। तो संदेश, राष्ट्रपति के संदेश प्रशासनिक कानून निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति का वीटो, कि राष्ट्रपति को वीटो निषेधाधिकार प्राप्त है कि कानून निर्माण के ऊपर उसकी का असर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि कांग्रेस द्वारा पास किए गए प्रत्येक कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसके सामने प्रस्तुत किए जाएं। जब कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई कानून राष्ट्रपति के सामने आता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है या उस पर वीटो का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 2 तरह के वीटो का प्रयोग कर सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति के सामने विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यदि वह उसके 10 दिन के भीतर, इसमें संडे शामिल नहीं है, अपने आक्षेपों सहित उस विधेयक को वापस कर देता है तो यह विलंबकारी वीटो होगा।
और यह निषेधाधिकार निरपेक्ष है। यदि कांग्रेस के दोनों सदन इस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पास कर दें तो कांग्रेस राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को व्यर्थ कर सकता है। राष्ट्रपति वाशिंगटन से लेकर केनेडी के समय तक इस निषेधाधिकार का प्रयोग लगभग 1300 बार किया जा चुका है। राष्ट्रपति का यह निषेधाधिकार सामान्य पुनर्निरीक्षण शक्ति के रूप में विकसित हुआ। राष्ट्रपति को एक अन्य प्रकार का भी वीटो प्राप्त है जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। अपने इस वीटो का प्रयोग वह उन विधेयकों के विषय में जिन्हें वह कानून नहीं बनने देना चाहता केवल उन 10 दिनों के में कर सकता है जो कांग्रेस के सत्र के अंतिम 10 दिन हों। यदि इस बीच विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने के 10 दिन के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो गया हो या कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त हो गया हो तो विधेयक समाप्त समझा जाएगा। यह वीटो राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो यानी जेबी निषेधाधिकार कहलाता है। यह अधिकार 1928 में प्रथम बार प्रयोग में लाया गया। नेक्स्ट है कार्यविधि निर्माण में आदेश। राष्ट्रपति अध्यादेश तो जारी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी प्रथा है कि वह प्रशासकीय आदेश जारी कर सकता है और उन आदेशों के माध्यम से कार्यपालिका के विविध विभागों में कार्य किए जाने के नियम बना सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रशासकीय आदेश को कानूनों के समान ही मान्यता होती है। प्रशासकीय आदेशों की प्रथा आज भी समस्याओं की जटिलता एवं कांग्रेस पर कार्य के अत्यधिक बोझ के कारण प्रारंभ हुई है। इस प्रदत्त शक्ति के फलस्वरूप राष्ट्रपति अब यदि सिद्धांत में नहीं तो वास्तव में अपने हक से ही कानून बनाने वाला बन गया है। नेक्स्ट है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कांग्रेस के विशेष अधिवेशनों को आमंत्रित करता है, किंतु ऐसा करने के लिए उसे यह सूचित करना होता है कि विशेष अधिवेशनों के बुलाए जाने का क्या प्रयोजन होता है। तो ये उसकी विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ थी। अब है वित्तीय शक्तियाँ कि संविधान ने वित्तीय शक्तियों के संबंध में कांग्रेस को सत्ता संपन्न बनाया था, परंतु अब व्यवहार में राष्ट्रपति ही अधिक शक्तिशाली बन गया है। आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति के निर्देश में तैयार होता है, वही बजट को कांग्रेस द्वारा पारित करवाता है। आग तथा रे ने लिखा है कि बजट तथा अकाउंटिंग एक्ट 1921 द्वारा राष्ट्रपति बजट का संचालक ही नहीं अपितु सरकार का वास्तविक सामान्य कारोबारी मैनेजर का पद धारण कर चुका है। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। उन शक्तियों को छोड़कर जिन्हें महाभियोग लगाकर दंडित किया गया है, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। इन शक्तियों के अधीन वह अपराधी के पूर्ण क्षमा कर सकता है, उसकी सजा कम कर सकता है तथा दंड को स्थगित कर सकता है। यानी महाभियोग को छोड़कर किसी भी प्रकार का जो सजा सुनाई गई है उसे वो कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है या उसको स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट है विदेशी संबंधों का संचालन कि विदेश संबंधी मामलों का संचालन पर राष्ट्र संबंधों का निर्वाह करने के लिए राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश की ओर से बोलने वाला सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है। अमेरिका की विदेश नीति व उसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। उसे राजदूतों व विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने का अधिकार है। वह विदेशी राजदूतों की नियुक्ति को स्वीकृति देता है। वही विदेशों से विविध प्रकार के समझौते व संधियां करता है। वह किसी भी राजदूत को बर्खास्त कर सकता है। संधियों के करने में उसकी शक्ति पर यह प्रतिबंध आवश्यक है कि उसके द्वारा की हुई संधियां को पुष्टिकरण सीनेट के द्वारा आवश्यक है। कभी कभी सीनेट संधियों को अस्वीकृत भी कर देता है। 1919 के सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वारसाई की संधि को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण अमेरिका ने जो लीग ऑफ नेशन बनाया था उसी का वो सदस्य नहीं रहा। राष्ट्रपति संधियों के अतिरिक्त कार्यपालिका समझौते भी करता है, जिसके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। जैसे 1844 में टेक्सास को अमेरिकी संघ में सम्मिलित करने वाली संधि को जब सीनेट ने स्वीकार किया तो अगले वर्ष टेक्सास को समझौते द्वारा संघ में शामिल किया गया। राष्ट्रपति विदेशों से आवश्यकता अनुसार गुप्त समझौते भी कर सकता है। इस प्रकार न्यायमूर्ति मार्शल ने कहा कि बाह्य संबंधों के विषय में राष्ट्रपति राष्ट्र का एकमात्र संचालक है। विदेशी राष्ट्रों के लिए वह एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में
कार्य करता है। नेक्स्ट है दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति। कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दल का भी नेता होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समितियों के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से अपने दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरता है। दल के नेता के रूप में वह अपने दल के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर भी अधिकार जमाता है। नेक्स्ट है संकटकालीन शक्तियाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति में संकटकालीन शक्तियों का वर्णन नहीं है, किंतु अमेरिका अनेक संकटों से गुजरा। जैसे कांग्रेस के सहयोग से विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लिया। राष्ट्रपति लिंकन ने गृह युद्ध के समय कहा कि उसका मुख्य कार्य विद्रोह को दबाना है। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख को स्थगित कर दिया। उन्होंने अनेक शक्तियों का प्रयोग किया जो संविधान में नहीं दी गई थी। कांग्रेस ने उन्हें सब कार्यों की अनुमति दी। इस प्रकार राष्ट्रपति विल्सन, रूजवेल्ट, ट्रूमैन आदि ने संकट के समय कांग्रेस को विश्वास में लेकर कुछ हद तक तानाशाही शक्तियों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति नेता के रूप में कि राष्ट्रपति देश का नेता भी होता है। राष्ट्रपति देश का नेता है। संपूर्ण देश का नेता होने के कारण उसके पीछे देश के बहुमत की शक्ति होती है। जैसे विल्सन ने लिखा था कि समस्त देश ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है और उसे ध्यान रहता है कि अमेरिकी राष्ट्र का कोई अन्य राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है, केवल उसका उद्घोषक ही राष्ट्रीय होता है। उसे एक बार देश का विश्वास तथा प्रशंसा जीत लेने दो, कोई अकेली शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। नई शक्तियों का संगठन उसे सरलता से नहीं हटाया जा सकता। तो विधि निर्माण के संबंध में ये राष्ट्रपति की हमने यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधि निर्माण, कार्यपालिका, वित्तीय, संकटकाल, दल के नेता के रूप में, न्यायिक शक्ति के रूप में हमने चर्चा की। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और कांग्रेस। कि अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के अनुसार समस्त विधायी शक्तियां कांग्रेस में निहित है और कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। फिर भी राष्ट्रपति विधि निर्माण में पहल करता है और आजकल राष्ट्रपति ही अधिकतर विधेयकों के लिए कांग्रेस को सुझाव देता है। इसलिए बहुत से लेखक तो उसे मुख्य कार्यपालक के साथ साथ प्रधान विधायक भी कहने लग गए हैं। राष्ट्रपति व कांग्रेस की में शक्ति पृथक्करण की हम यहाँ बात करते हैं। अमेरिकी संविधान के ऊपरी अध्ययन से राष्ट्रपति और कांग्रेस एक दूसरे से बहुत दूर प्रतीत होते हैं। राष्ट्रपति न तो कांग्रेस का सदस्य होता है, न वह उसके प्रति किसी प्रकार का उत्तरदायी होता है। उसे कांग्रेस का साधारण अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने अथवा कांग्रेस का विघटन करने का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कांग्रेस भी राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकती। राष्ट्रपति को कांग्रेस का राष्ट्रपति का जो कांग्रेस का प्रभाव पड़ता है वो उसका अपन बताएं कि शक्ति पृथक्करण के बावजूद भी अमेरिकी संविधान में चेक्स एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है, जिसकी हमने पिछले क्लास में व्याख्या की थी, जिससे राष्ट्रपति कांग्रेस को न केवल प्रभावित करता है बल्कि उस पर नियंत्रण भी रखता है। तो कांग्रेस पर राष्ट्रपति के नियंत्रण रखने के कुछ उपाय हैं। जैसे पहला है, कांग्रेस के नियमित अधिवेशन के संबंध में उसे यह अधिकार है कि यदि कांग्रेस के दोनों सदन अधिवेशन के स्थान के प्रश्न पर सहमत न हो तो राष्ट्रपति उसे स्थगित कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। तीसरा है, राष्ट्रपति को समय समय पर संघ सरकार की दशा के संबंध में कांग्रेस को संदेश भेजने का अधिकार है। तो चौथा है, राष्ट्रपति को कार्यपालिका आदेशों के रूप में विभिन्न प्रकार के नियम तथा उपनियम बनाने का अधिकार है। तो पांचवा, वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति कांग्रेस का नेतृत्व करता है। वह राष्ट्रीय वित्त के संबंध में कांग्रेस को पूरी सूचना देता है। छठा है, कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक पर वह वीटो का प्रयोग करता है। सातवां है, राष्ट्रपति वीटो की धमकी देकर भी कांग्रेस को प्रभावित करता है। आठवां है, राष्ट्रपति संरक्षण शक्ति के बल पर भी कांग्रेस के सदस्यों को प्रभावित करता है। नौवां, सीनेट की शिष्टाचारिता से भी राष्ट्रपति सीनेट को प्रभावित करता है। तो ये तो हमने राष्ट्रपति का कांग्रेस को प्रभाव। अब हम कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को नियंत्रित करने के तरीके बताएंगे कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालक शक्ति का प्रयोग कांग्रेस के और विशेषकर सीनेट के सहयोग से ही करता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी होने वाली नियुक्तियां, विदेशों से की जाने वाली संधियों के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। संधियां देश पर तभी लागू होती है जब सीनेट 2/3 बहुमत से उसकी पुष्टि कर दे। विदेश संबंधों के क्षेत्र में राष्ट्रपति पर सीनेट की परराष्ट्र मामलों की समिति की कड़ी नज़र रहती है। दूसरा नियंत्रण है
महाभियोग द्वारा कांग्रेस राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। प्रतिनिधि सभा महाभियोग लगाती है तो सीनेट उसकी जांच करती है और अगर वो सही पाया जाता है तो उसको पद से हटना पड़ता है। तीसरा है बजट की स्वीकृति कांग्रेस देती है, वह राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत बजट में कटौती भी कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रपति के सहयोग पर अमेरिकी शासन सुचारू रूप से चलता है। यदि कांग्रेस में किसी एक दल का बहुमत हो और राष्ट्रपति दूसरे दल का हो तो इनमें गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति की, कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद बहुत ही शक्तिशाली है। वाशिंगटन से लेकर बराक ओबामा तक राष्ट्रपति का पद संसार का सबसे शक्तिशाली निर्वाचित पद रहा है। उसकी वर्तमान शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। पहले राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे, तब वह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, किंतु आज वह प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह जनता की शक्ति एवं उसकी इच्छा का प्रतीक बन गए हैं। जैसे जैसे राज्य का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी हुआ है, कार्यपालिका का कार्यक्षेत्र बड़ा है। उसके साथ साथ राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। प्रतिभाशाली राष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति के पद को गरिमा में काफ़ी वृद्धि की है, जैसे जेफरसन, जैक्सन, अब्राहम लिंकन, विल्सन, रूजवेल्ट आदि का हम नाम ले सकते हैं। यहाँ प्रत्येक राष्ट्रपति ने अपने पद की शक्ति को बढ़ाने की चेष्टा की है, जिनमें हम पढ़ाएं राष्ट्रपति की मूल्यांकन में कहें राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है। वह वास्तव में एक भ्रम है कि वो तानाशाह बन सकता है। उस पर कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय का अंकुश रहता है, इसलिए वह न तो शांति काल में न संकट काल में तानाशाह बन सकता है। संकट काल में राष्ट्रपति को अपनी शक्तियां बढ़ा ली हैं तो उसका कारण राष्ट्रीय हित होता है। एकल कार्यपालिका राष्ट्रपति को इतनी शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसका कारण यह है कि वह कार्यपालिका क्षेत्र का एकमात्र स्वामी होता है। पांचवा पहिया नहीं है वो। राष्ट्रपति पद अतुलनीय है। राष्ट्रपति की स्थिति उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। तो यह कहना कठिन है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के लिए संसार के अंतिम एक तंत्रीय शासकों में है, जिसके अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती, वरन वृद्धि हो सकती है। वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ इस तथ्य पर निर्भर करती हैं कि उसे अपने दल का कितना अधिकार प्राप्त है, जनता में कितना समर्थन प्राप्त है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। आज राष्ट्रपति सारे देश का नेता बन गया है। कानूनी शक्तियों के अतिरिक्त उसका प्रभाव बढ़ता गया। यद्यपि कांग्रेस राष्ट्रपति की प्रतिद्वंदी नहीं है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय से राष्ट्रपति कांग्रेस पर हावी होता जा रहा है। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रपति और कांग्रेस के संबंधों का इतिहास कांग्रेस के क्रमिक पतन का इतिहास है, तो कोई गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति हफ्ते में 2 बार पत्रकार सम्मेलन आमंत्रित करता है, उसके माध्यम से जनता से संपर्क स्थापित करता है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि के माध्यम से राष्ट्रपति को जनता के नज़दीक लाया। जहां कांग्रेस के सदस्य देश के विशिष्ट क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर राष्ट्रपति संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह अमेरिका का बिना तिलक बिना मुकुट का राजा है। लोग उसके भाषण सुनते हैं तथा पढ़ते हैं। कांग्रेस के वाद विवादों को नहीं इतना ध्यान से नहीं पढ़ते देखते। उसके मंत्री अथवा सचिव उसके निजी सहायक होते हैं। वह उसका पूर्ण रूप से स्वामी होता है। राष्ट्र की बागडोर उसके हाथ में रहती है। उस पर जितना दायित्व रहता है उतना विश्व के किसी भी अन्य अधिकारी का पर नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा यह एक ऐसी कार्यकारिणी पद है जो कल्पनातीत है। तो धन्यवाद। ये हमने राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की। अगली क्लास में हम अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनके सम्राट से।